नमस्कार विद्यार्थियों, अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक में अपना प्रकरण चल रहा था व्यवहारिक लेखन। और व्यवहारिक लेखन में परिपत्र हम कर चुके हैं। आज अपना टॉपिक होगा प्रतिवेदन। प्रतिवेदन शब्द प्रति, ये उपसर्ग और विद धातु के भाववाचक रूप वेदन से बना है। प्रति उपसर्ग हिंदी में 3 अर्थों में प्रयुक्त होता है। पहला प्रति विलोम अर्थ में या विपरीत अर्थ में, प्रति समांतर अर्थ में और प्रति उन्मुखता के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। जैसे प्रतिकूल, प्रतिनायक, प्रतिनारायण, प्रतिक्षण, ये विपरीत और समान अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। उन्मुखता में प्रति आदर या श्रद्धा, प्रति श्रद्धा। तो कहने का तात्पर्य है विद धातु का अर्थ है जानना, तो प्रतिवेदन का अर्थ है अनुभव संपन्न जानकारी प्रतिवेदन है। सामान्य सूचना, समाचार, विवरण से अलग एक प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन का जो कलेवर है वह उसकी तथ्यात्मकता है, उसकी सच्चाई है, और तथ्यात्मकता ही प्रतिवेदन को सामान्य सूचना, समाचार और विवरण से अलग और विशिष्ट बनाती है। तो प्रतिवेदन 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस वेदन। और वेदन शब्द विद धातु का अर्थ है जानना, और विद धातु के भाववाचक रूप से बना है। तो प्रतिवेदन है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रतिवेदन क्या है? जो विशुद्ध जानकारी है, जो अनुभव संपन्न जानकारी है, जो जानने योग्य विवरण है, वह प्रतिवेदन कहलाता है। या हम यूं कह सकते हैं कि प्रतिवेदन उस लिखित विवरण को कहते हैं जो किसी जांच, प्रतिवेदन उस लिखित विवरण को कहते हैं जो किसी जांच के बाद परिणाम स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है, उसे प्रतिवेदन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो प्रतिवेदन के बारे में हमने जान लिया। आज हमारा प्रकरण क्या क्या होगा? प्रतिवेदन के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। अच्छे प्रतिवेदन में यानी आदर्श प्रतिवेदन में किन किन बातों का होना आवश्यक है, किन किन बातों का होना आवश्यक है, या आदर्श प्रतिवेदन में क्या गुण होने चाहिए, आवश्यक है।
तीसरा जो हम बात करेंगे प्रतिवेदन। पहला प्रतिवेदन के आवश्यक तत्व, प्रतिवेदन में किन किन बातों का होना अनिवार्य है, और प्रतिवेदन लिखने की विधि। प्रतिवेदन लिखने की विधि, और अगला जो हम करेंगे प्रतिवेदन के प्रकार। प्रतिवेदन के प्रकार, प्रतिवेदन के कौन कौन से प्रकार हैं उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और उसके बाद अगला जो बिंदु होगा वो होगा कि प्रतिवेदन का प्रारूप कैसे तैयार करते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रतिवेदन, अंग्रेजी के रिपोर्ट, अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं, हिंदी में इसका रूपांतरण प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन प्रति उपसर्ग और विद धातु के भाववाचक रूप से बना है। विद धातु का अर्थ है जानना, अर्थात अनुभव संपन्न जानकारी प्रतिवेदन कहलाती है, अर्थात जानने योग्य विवरण प्रतिवेदन कहलाता है। या यूँ कहें कि प्रतिवेदन एक तरह से प्रतिवेदन उस लिखित विवरण को कहते हैं जो किसी जांच के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है, उसे प्रतिवेदन कहते हैं। अब सबसे पहले जो हम लेंगे वो लेंगे प्रतिवेदन के आवश्यक तत्व, कि प्रतिवेदन के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। देखिए, प्रतिवेदन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनमें सबसे पहले विशेष संदर्भ, कि उस प्रतिवेदन के लिए कोई विशेष संदर्भ होना चाहिए। कोई घटना, कोई दंगा, कोई विवाद या कोई विषय ऐसा विशेष हो जिस पर प्रतिवेदन लिखना आवश्यक हो, उसके लिए ही हम प्रतिवेदन लिख सकेंगे। तो सबसे पहले हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे और वो बिंदु है हमारा प्रतिवेदन के आवश्यक तत्व या प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व। तो पहला बिंदु है हमारा प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व। तो प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? नंबर 1, विशेष संदर्भ। नंबर 1 है विशेष संदर्भ, कि प्रतिवेदन है कोई विशेष संदर्भ, कोई विशेष घटना, दुर्घटना, दंगा, विवाद, नीति, कुछ भी हो सकता है जिसके अध्ययन या जांच की आवश्यकता महसूस की जाती, उसी पर प्रतिवेदन लिखा जाता है। तो प्रतिवेदन के लिए कोई विशेष संदर्भ, कोई दंगा, कोई घटना, कोई नीति, कोई दुर्घटना, जिसके लिए एक तरह से यूँ कहें हम कि उसके लिए एक तरह से अध्ययन या जांच की आवश्यकता होती है, वो प्रतिवेदन के लिए विशेष संदर्भ होना चाहिए। साधारण संदर्भ के लिए प्रतिवेदन नहीं लिखा जाता, क्योंकि साधारण संदर्भ के लिए उसके अध्ययन की, उसकी जांच की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उससे पर प्रतिवेदन लेखन नहीं हो सकता। तो प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व हैं कि वह जो संदर्भ है, प्रसंग है, वो कोई विशेष घटना, कोई दंगा, कोई विवाद, कोई नीति या कुछ भी हो जो विशेष रूप से जिसके अध्ययन की जरूरत है, आवश्यकता है, वही उसी विषय पर प्रतिवेदन लिखा जा सकता है। दूसरा बिंदु हम इसमें नोट करेंगे, वो करेंगे नियुक्ति की गई समिति। नियुक्त की गई समिति। अब प्रतिवेदन किसी भी कार्यालय में, किसी भी कोई दुर्घटना को लेकर, कोई दंगे को लेकर, कोई वाद विवाद को लेकर, कोई विशेष संदर्भ को लेकर प्रतिवेदन के लिए सरकार के द्वारा
कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता है या मनोनीत होता है। कभी कभार सरकार एक से अधिक व्यक्तियों का आयोग बना देती है। कई बार एक व्यक्ति से ही उसको नियुक्त करके, मनोनीत करके या समिति बनाकर प्रतिवेदन उससे उस घटना को लेकर, उस समस्या को लेकर लिखवाती है या प्रस्तुत करवाती है। अतः नियुक्त की गई समिति का होना प्रतिवेदन के लिए अनिवार्य है। तीसरा बिंदु जो हम करेंगे और वो करेंगे समय की निश्चित सीमा। समय की निश्चित सीमा, निश्चित सीमा। देखिए, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए जांचकर्ता को एक निश्चित सीमा दी जाती है। ये प्रसंग को देखकर, ये संदर्भ को देखकर उसकी समय सीमा होती है। वह समय सीमा 1 दिन से लेकर 1 वर्ष तक भी हो सकती है। ये उसके प्रसंग पर, उसके संदर्भ पर और उस प्रतिवेदन की विषय वस्तु पर निर्भर करती है। अतः उसकी एक समय सीमा होती है। उस समय सीमा में ही जांचकर्ता को तमाम साक्ष्यों के साथ उस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करना होता है। तो उसके लिए एक समय सीमा होनी चाहिए। चौथा बिंदु जो हम इसमें प्रमुख तत्वों में करेंगे और वह है साक्ष्यों का संकलन। देखिए, प्रतिवेदन कोई कागजी दस्तावेज नहीं है, कागजों का पुलिंदा नहीं है। इसमें जो प्रसंग है, जो दुर्घटना हुई है, मान लीजिए कोई विवाद हुआ है, कोई दंगा हुआ है और किसी कार्यालय में किसी कर्मचारी को लेकर एक तरह से अभद्र मानवीय व्यवहार हुआ है, उसको लेकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। तो उसमें कई लोग जो साक्ष्य हैं उनका संकलन करना पड़ सकता है। और ये जो साक्ष्य हैं, ये मौखिक या लिखित गवाही है, फोटो हैं। इन सारे साक्ष्यों को बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करना प्रतिवेदन में आवश्यक होता है। और 5वां बिंदु है निर्णय और सुझाव। देखो, निर्णय और सुझाव ये इसका 5वां बिंदु है और प्रमुख बिंदु है कि प्रतिवेदन में एक तरह से जो तथ्यात्मक ब्यौरा है वो प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद जांचकर्ता अगर उसमें अपने सुझाव नहीं देता, अपना कोई निर्णय नहीं देता, तो वह प्रतिवेदन व्यर्थ है। अतः प्रतिवेदन के अंत में जांचकर्ता को या प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता को अपने निर्णय और सुझाव भी देने होते हैं। तो वह भी उसका 5वां और अंतिम बिंदु है जो महत्वपूर्ण है कि उसे, जैसे मान लीजिए कोई दुर्घटना हुई और दुर्घटना हुई तो उस दुर्घटना के बारे में प्रामाणिकता से प्रस्तुत करना और प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता को अपने सुझाव देना ताकि उस पर सुधार हो। और अर्थनीति बनाते समय भी सरकार समय समय पर प्रतिवेदन लेती रहती है। संविधान संबंधी अनुच्छेदों में भी संशोधन करने के लिए सरकार समय समय पर प्रतिवेदन मांगती रहती है, उनके निर्णय और सुझाव पर उनमें परिवर्तन करती रहती है। अतः प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता को निर्णय और सुझाव देना भी आवश्यक होता है। और अगला जो हम बिंदु लेंगे और वो बिंदु क्या होगा, दूसरा है, और वो है एक आदर्श रिपोर्ट के गुण या विशेषताएं। दूसरा बिंदु है एक आदर्श प्रतिवेदन के गुण या विशेषताएं। एक अच्छे प्रतिवेदन के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक है, एक अच्छे प्रतिवेदन में किन गुणों का होना आवश्यक है। एक अच्छे प्रतिवेदन में
किन किन विशेषताओं को होना जरूरी है, इस पर हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यथार्थता, कि एक अच्छे प्रतिवेदन में यथार्थता का होना निहायत जरूरी है। देखिए, ये प्रतिवेदन का कलेवर तैयार करता है। सामान्य सूचना, समाचार या अन्य कोई विवरण होता है, उसमें यथार्थता नहीं होती, और यथार्थता यानी सच्चाई और तथ्यात्मकता इसका कलेवर तैयार करता है। अतः इसमें यथार्थता होनी चाहिए। इसमें सामान्य समाचार या सूचना विवरण से अलग एक यथार्थपरक प्रतिवेदन होना चाहिए, तभी वह अच्छा प्रतिवेदन कहलाएगा। यानी जो घटना है उसके लिए मौखिक गवाह हैं, लिखित गवाह हैं, फोटो हैं, वो सारे प्रतिवेदन में प्रस्तुत हों तो वह अपनी यथार्थता को प्रमाणित करता है और अच्छे प्रतिवेदन में वह खड़ा हो जाता है, अच्छा प्रतिवेदन वो कहलाता है। दूसरे, अच्छे प्रतिवेदन में किन विशेषताओं को होना जरूरी है, और वो है प्रामाणिकता। एक अच्छे प्रतिवेदन में देखो, प्रामाणिकता, आंकड़ों का, तथ्यों का संकलन करना अलग बात है, लेकिन उन आंकड़ों और तथ्यों को प्रामाणिक और पुष्ट करना महत्वपूर्ण प्रतिवेदन में है। मान लीजिए कि जो भी घटना हुई, दुर्घटना हुई, और निश्चित रूप से उसकी प्रामाणिकता उस प्रतिवेदन जरूरी है। मान लीजिए एक कर्मचारी है और रिश्वत लेते पकड़ा गया। अब रिश्वत लेते तो पकड़ा गया, अब उसमें एक व्यक्ति ये भी कह रहा है कि मैं उसके सामने मौखिक गवाह हूँ, लेकिन कोई उस बात को पुष्ट करने के लिए प्रमाण नहीं है, लिखित में साक्ष्य नहीं है। यदि उस कर्मचारी को जो घूस दी गई उस पर नोट और उन पर चिन्ह लगाया गया हो तो वह प्रामाणिकता में आएगा। अच्छे प्रतिवेदन के लिए प्रामाणिकता होना जरूरी है, यानी जो गवाह हैं, मौखिक, लिखित और फोटो आदि और साक्ष्य प्रस्तुत करना उसकी प्रामाणिकता है। तीसरा, निष्पक्षता। निष्पक्षता भी होना जरूरी है प्रतिवेदन में। निष्पक्षता का, अच्छे प्रतिवेदन में निष्पक्षता का होना निहायत जरूरी है। कैसे कि प्रतिवेदन में ये कोई प्रतिवेदन केवल एक कागजों का पलंदा नहीं है, एक वैधानिक दस्तावेज है जो किसी भी वर्ग, जाति या देश या मनुष्य के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रतिवेदन किसी भी घटना को लेकर, किसी भी विषय को लेकर, जिसकी आवश्यकता है, जिसके अध्ययन की आवश्यकता है, जिसके जांच की आवश्यकता है, उस पर प्रस्तुत किया जाए तो उसमें निष्पक्षता का होना अनिवार्य है। निष्पक्षता के साथ निश्चित रूप से, मान लीजिए एक व्यक्ति कहता है कि इस दुर्घटना का कारण ये है, दूसरा कहता है ये है। अब दोनों कारणों को सुने और निश्चित रूप से अपने विवेक से उसको अभिमत करे, प्रमाणों के आधार पर उसकी पुष्टि करे और फिर निष्पक्षता के साथ अपना अभिमत दे, वह प्रतिवेदन की निष्पक्षता कहलाती। और प्रतिवेदन में निष्पक्षता का होना अनिवार्य है। और अगला है सुसंबद्धता और स्पष्टता। चौथा बिंदु है सुसंबद्धता एवं और स्पष्टता। अच्छे प्रतिवेदन का चौथा जो गुण है वो है सुसंबद्धता, सुसंबद्धता और स्पष्टता। प्रतिवेदन को स्पष्ट होना चाहिए, उसमें कहीं भी प्रतिवेदन में ऐसी जरूरत नहीं पड़े कि उससे हमें पुनः स्पष्टीकरण के लिए उसमें कुछ हमें लिखना पड़े। अतः प्रतिवेदन निश्चित रूप से सुसंबद्ध होना चाहिए, उस घटना से संबंधित प्रामाणिकता के साथ, और स्पष्ट होना चाहिए, कहीं भी उसमें पुनः स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा प्रतिवेदन अच्छा प्रतिवेदन कहलाता है। और निश्चित मत या निर्णय, आखिरी बिंदु है निश्चित मत या निर्णय।
अच्छे प्रतिवेदन में जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, प्रतिवेदन लेखक है, उसको उसका निश्चित मत होना चाहिए उस घटना को लेकर, उस समस्या को लेकर, उस विशेष संदर्भ को लेकर वह आपका अपना निश्चित मत दे, निर्णय दे, जिससे निश्चित रूप से आगे उस पर लाभ हो सके, उसका सम्यक परीक्षण हो। इसके आधार पर भी प्रस्तुतकर्ता अपना निर्णय अवश्य देता है। बगैर निर्णय तो वह सारा प्रतिवेदन व्यर्थ कहलाता है। अतः अच्छे प्रतिवेदन के लिए 5 जो आवश्यक बातें, यथार्थता, प्रामाणिकता, निष्पक्षता, सुसंबद्धता और स्पष्टता और निश्चित मत या निर्णय। और तीसरा जो हमारा बिंदु होगा, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि। अब मान लीजिए हमें कोई विशेष संदर्भ है, कोई घटना है, दुर्घटना है, दंगा है, वाद है, विवाद है, या कोई नीति या कोई ऐसा विषय है जिस पर अध्ययन करना जरूरी, जिस पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। अब उस प्रतिवेदन की विधि क्या है? तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि। तीसरा बिंदु लिखिए, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि। अप्लाई जाने वाली जो विधि क्या है कि प्रतिवेदन जब हम लिखें, तैयार करें, तो उसके लिए क्या विधि है? सबसे पहले उपयुक्त कारण या आधार होना चाहिए। उपयुक्त कारण या आधार होना चाहिए। देखिए, जिस पर प्रतिवेदन तैयार करना है वो कोई विशेष विषय हो, घटना हो, दंगा हो, विवाद हो, नीति हो या अन्य कोई महत्वपूर्ण विषय हो, जिसका उपयुक्त कारण हो कि जिसकी जांच करना जरूरी है, जिसका अध्ययन करना जरूरी है, जिसका अनुसंधान करना जरूरी है, उसको लेकर ही प्रतिवेदन लिखा जाता है। इसलिए उसका उपयुक्त कारण होना जरूरी। वह जिस पर प्रतिवेदन लिखा जा रहा है वह उसका उचित प्रकरण हो, उचित प्रसंग हो, और प्रतिवेदन का ये पहला सोपान है। जब तक वह कारण उपयुक्त ना होगा, तब तक वह आधार उचित नहीं होगा, तब तक उस पर प्रतिवेदन नहीं लिखा जाए। तो सबसे पहले उपयुक्त कारण या आधार का होना जरूरी है, और उसी के अनुरूप, किसी आधार के अनुरूप ही प्रतिवेदन लिखा जाएगा। दूसरा इसमें बिंदु जो नोट करने योग्य है, जांच समिति या आयोग की नियुक्ति या फिर एक से अधिक व्यक्तियों का गठन किया जाता है। अब इसके लिए जांच समिति गठित की जाती है। जांच समिति का गठन, अभी जांच समिति प्रकरण को देखकर की जाती है। कई बार सरकार आयोग भी गठित कर देती है और एक आयोग से निश्चित रूप से प्रतिवेदन उस विषय को लेकर मांगती। कई बार सरकार 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति भी नियुक्त कर देती है। कई बार एक व्यक्ति ही मनोनीत या नियुक्त करके और प्रतिवेदन तैयार करती है। जांच समिति का गठन उसमें होता है। और प्रतिवेदन की सीमा क्या हो ये कोई तय नहीं है। प्रतिवेदन 1 पृष्ठ से लेकर 1000 पृष्ठ तक लिखा जा सकता है। जैसे कोठारी आयोग, शिक्षा के क्षेत्र में जो कोठारी आयोग आया 1964 में, उसमें जो प्रतिवेदन पेश किया वो 1000 पृष्ठों का है। उसके बाद एक कानून के क्षेत्र में खोसला आयोग आया तो उसका प्रतिवेदन भी 1000 पृष्ठों का है। और 1956 में भाषा आयोग ने जो प्रतिवेदन पेश किया वो भी हजारों पृष्ठों का है, जो आज समय समय पर हमारे लिए मार्गदर्शन है। हम पहले ही कह चुके हैं कि प्रतिवेदन वास्तव में कागजों का पुलंदा नहीं है, कागजी दस्तावेज नहीं है।
ये किसी भी देश, जाति, विशेष वर्ग या क्षेत्र के भविष्य, उज्जवल भविष्य का निर्णायक है। अतः उसके लिए एक जांच समिति का भी गठन होता है। अब दूसरा है, जनता के लिए सूचना देने वाला होना चाहिए। जांच समिति का गठन होना चाहिए, ये लिखते चले। उपयुक्त कारण या आधार होना चाहिए। तीसरा है, जनता के लिए सूचना देने वाला होना चाहिए। जनता के लिए सूचना देने वाला होना चाहिए। देखिए, प्रतिवेदन जिस विषय पर है, जिसका जो विशेष संदर्भ है, जिसकी जांच की आवश्यकता है, जिसके अध्ययन की आवश्यकता है, उसमें प्रतिवेदन के बाद उसने जो प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता ने जो अपना निर्णय दिया, सुझाव दिया, वह जनता को प्रेषित करना चाहिए। पर कई बार प्रतिवेदन में जनता के लिए भी सूचना नहीं दी जाती, वो हम अगले बिंदु में भी लिखेंगे। क्योंकि जैसे एक स्कूल में मान लीजिए एक शिक्षक का और प्रधानाचार्य महोदय का कोई विवाद हो जाए, अब उसके लिए एक जांच के लिए एक समिति बिठा दी जाए, उससे प्रतिवेदन उसके बारे में प्रस्तुत करवा जाए, तो वह प्रतिवेदन जनता के लिए, सबके लिए सार्वजनिक नहीं होगा, वह केवल कुछ व्यक्तियों के बीच ही होगा, क्योंकि वो सार्वजनिक नहीं हो सकता है। प्रिंसिपल और उनके बीच ही वह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। अतः ऐसे प्रतिवेदन जो जनता के हित में हैं, जो ऐसे प्रतिवेदन जो सुझावात्मक हैं, वो जनता के लिए सूचना देने वाला होना चाहिए। चौथा बिंदु, अभी हमने चर्चा की थी, उसी के आधार पर कहीं कहीं सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता भी नहीं होती। अभी मैंने उदाहरण दिया है, कहीं कहीं सार्वजनिक सूचना की भी आवश्यकता नहीं होती, कहीं कहीं सार्वजनिक सूचना की भी आवश्यकता नहीं होती। नहीं होनी चाहिए, कहीं कहीं सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, जैसा भी मैंने उदाहरण दिया था। और पांचवा जो बिंदु है वो है, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया तथ्यों का संकलन होना चाहिए। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व महत्वपूर्ण तथ्यों का, तथ्य कहते हैं प्रमाण या सच्चाई, संकलन होना चाहिए, तथ्यों का संकलन होना चाहिए। और छठा बिंदु है, और वो है प्रतिवेदन का अंतिम और सबसे आवश्यक सोपान है। प्रतिवेदन का सबसे अंतिम और आवश्यक सोपान है, और वो है एक तरह से लेखबद्ध प्रस्तुति। क्या है उसका? लेखबद्ध प्रस्तुति होनी चाहिए। लेखबद्ध प्रस्तुति होनी चाहिए कि वो प्रतिवेदन है, उसकी प्रस्तुति लेखबद्ध होनी चाहिए। लेकिन चंद्रिका, आप प्रश्न ये भी करोगी कि साहब इस लेखबद्ध प्रस्तुति में क्या अभिवादन और संबोधन होता है? नहीं होता चंद्रिका। इस लेखबद्ध प्रस्तुति में, प्रतिवेदन में कहीं भी अभिवादन और संबोधन नहीं होता। तो लिख दो, इसमें अभिवादन और संबोधन नहीं होना चाहिए। संबोधन नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे, ये अच्छा है। तो तीसरा था प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि।
और इसके बाद जो हम प्रतिवेदन के प्रकार पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे? प्रतिवेदन के प्रकार। और प्रतिवेदन कितने प्रकार का होता है उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और विचार करेंगे। चौथा बिंदु है प्रतिवेदन का प्रकार। प्रतिवेदन के प्रकार। प्रतिवेदन के प्रकार 5 हैं मुख्यतः। नंबर 1 जो प्रतिवेदन है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। पहला प्रकार है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, यानी खोजी प्रतिवेदन। खोजी प्रतिवेदन। खोजी प्रतिवेदन क्या होता है? ऐसे विषय जो सार्वजनिक नहीं है, जिनकी छानबीन करने की, जिनके अनुसंधान करने की, शोध करने की आवश्यकता है, ऐसे विषय पर प्रतिवेदन तैयार करना और उन शोध को सार्वजनिक करना खोजी प्रतिवेदन कहलाता है। दूसरा इसमें है विस्तृत प्रतिवेदन। विस्तृत प्रतिवेदन। विस्तृत प्रतिवेदन में ऐसे विषय जो सार्वजनिक तो हैं, ऐसे विषय जो सार्वजनिक तो हैं, लेकिन उनमें भी कुछ शोध करने योग्य है, जो छुपे हुए हैं, वो विषय जो सार्वजनिक हैं और जिनमें छुपी हुई बातें हैं, उनको विस्तार से प्रतिवेदन में विवेचन करना विस्तृत प्रतिवेदन कहलाता है। और तीसरा है विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन। ऐसे विषय जो जिनका एक तरह से साधारण से है, लेकिन उनको पूरी तरह से विश्लेषण करना, तथ्यों को उन पर अपना विवेचन करना विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन है। और चौथा है विवरणात्मक प्रतिवेदन। विवरणात्मक प्रतिवेदन में ऐसे विषय हैं जो विवरण करने योग्य हैं, लेकिन उनके तथ्यों के बारे में बहुत चीज़ें अज्ञात हैं। उन अज्ञात चीज़ों को सहज रूप से विवरण से प्रस्तुत करना विवरणात्मक प्रतिवेदन है। और पांचवा है विषय के आधार पर प्रतिवेदन। ये आपके हम शीट में भी देंगे और दे रखे हैं। विषय के आधार पर प्रतिवेदन के भेद। प्रतिवेदन के भेद। तो विषय के आधार पर प्रतिवेदन के क्या क्या भेद हैं, ये हम इसमें चंद्रिका जानेंगे। ओके, घुमाना मत, समझ में आया? ओके, अब देखिए विषय का आधार पर क्या होगा। इसमें पहले देखो, किसी सभा गोष्ठी उत्सव या सम्मेलन का प्रतिवेदन। उत्सव या सम्मेलन का प्रतिवेदन। कोई भी सभा है, उसकी कार्रवाई को लेकर, उसमें लिए गए निर्णयों को लेकर, कोई गोष्ठी है उसके आयोजन को लेकर, उसके में हुई कार्रवाई को लेकर, उसमें लिए गए निर्णय को लेकर, उसमें दिए गए सुझावों को लेकर भी प्रतिवेदन लिखा जाता है। उत्सव को लेकर, सम्मेलन को लेकर। और दूसरा देखिए, इसमें किसी शैक्षिक, धार्मिक, सामाजिक संस्था पर, किसी शैक्षिक, धार्मिक,
सामाजिक संस्था पर मासिक वार्षिक प्रतिवेदन, मासिक वार्षिक प्रतिवेदन। देखिए, मान लीजिए हमारा विद्यालय है, अब विद्यालय में जो वार्षिक उत्सव मनाया जाता है उसमें प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिवेदन पढ़ा जाता है। उस प्रतिवेदन में उस विद्यालय का सत्र पर्यंत जो शैक्षिक, जो शैक्षिक, जो खेलकूद संबंधी, जो परिणाम को लेकर उपलब्धियां और गतिविधियां रही, उनको लेकर तथ्यों के साथ, प्रामाणिकता के साथ उसमें प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। ये वार्षिक विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कहलाता है। ऐसे ही उसका मासिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी धार्मिक संस्था है, सामाजिक संस्था है जो जन कल्याण के लिए काम कर रही है, तो उसको लेकर भी प्रतिवेदन मासिक और वार्षिक तैयार किया जाता है। तीसरा देखिए, व्यवसाय की प्रगति का, व्यवसाय की प्रगति का त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक प्रतिवेदन। कोई भी व्यावसायिक संगठन है, संस्था है, उसकी आर्थिक गतिविधियों को लेकर, उसके व्यापार को लेकर, उसके लाभ हानि को लेकर, उसकी भविष्य की योजना को लेकर जो 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है उसे व्यवसाय की प्रगति का त्रैमासिक या अर्धवार्षिक या वार्षिक प्रतिवेदन कहते हैं। और आखिरी है जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन। जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन। कोई भी जांच होती है, मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, उसकी जांच के लिए कोई समिति गठित कर दी गई, या आयात निर्यात को लेकर कोई आयोग बना दिया गया, या फिर किसी संविधान के अनुच्छेद को लेकर कोई आयोग गठित कर दिया गया, उसके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन है वह भी इसी की श्रेणी में आता है। तो हमारे ज़्यादातर जो आते हैं वो शैक्षिक को लेकर, किसी सभा संगोष्ठी उत्सव को लेकर इन पर प्रतिवेदन तैयार होता है। अब कई बार चंद्रिका ये प्रश्न आता भी होगा आपके दिल और दिमाग में कि साहब प्रतिवेदन में शैली कैसी होनी चाहिए। शैली का अर्थ है लिखने का ढंग या उसे प्रस्तुत करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो देखिए, प्रतिवेदन में जो शैली है, वो प्रतिवेदन में जो शैली अपनाई जाती है वो सरल, सहज एवं आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किए जाने वाली शैली होनी चाहिए। प्रतिवेदन की जो शैली है वो सरल हो, सहज हो और आम बोलचाल के शब्दों से युक्त हो। इस प्रकार से हमने प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डाला कि प्रतिवेदन क्या है। दूसरा बिंदु था प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व क्या हैं, और तीसरा जो बिंदु हमने इसमें अध्ययन भी किया था, प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व क्या हैं, प्रतिवेदन एक आदर्श प्रतिवेदन के लिए किन बातों का होना जरूरी है, और तीसरा बिंदु हमने डाला कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कौन सी विधि, कैसी विधि अपनाई जाती है, और चौथा बिंदु प्रतिवेदन के प्रकार। थैंक यू, ओके सो मच। अब हम अगली वीडियो में प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार करेंगे कि प्रतिवेदन लिखते कैसे हैं और प्रतिवेदन के प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, ये हम अगले वीडियो में तैयार करेंगे। ओके।